गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। जैसा आपको पता है कि सबसे पहले हम हिंदी में सारा टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों को इंग्लिश में टॉपिक्स को देखना है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स देख सकते हैं। मतलब कि आपको लिंक्स प्रोवाइड होगा कि कौन से टाइमिंग से जो है वो इंग्लिश में डिस्कशन स्टार्ट हो रही है। तो आप उस पर डायरेक्टली जब क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो के उसी स्टेज पर ले जाएगा जब जब हम इंग्लिश में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब हम पहले हिंदी में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ग्लोबल सर्विसेज कॉन्क्लेव 2021। ठीक है। तो अब यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं वो एड्रेस कर रहे थे इस ग्लोबल सर्विसेज कॉन्क्लेव को। तो उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया ने जो है सर्विसेज सेक्टर में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो उसके कुछ आंकड़े दिए हैं। तो वो हम देखते हैं कि आंकड़े क्या दिए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला तो उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 2.6 करोड़, 2.5 करोड़ से ऊपर लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है हमारा इंडिया का सर्विसेज सेक्टर। 40% जो इंडिया के एक्सपोर्ट होते हैं वो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ही होते हैं। ठीक है। फिर जो है सर्विसेज में हमारा ट्रेड सरप्लस 89 बिलियन डॉलर का है पिछले जो है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में। ठीक है। तो ये बहुत ह्यूज है ट्रेड सरप्लस हमारा। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है वो हमारे सर्विसेज सेक्टर में आता है। तो 53% ऑफ जो टोटल एफडीआई आया था हमारा 2000 से लेकर 2021 के बीच में, वो हमारा सर्विसेज सेक्टर में ही आया है। ठीक है। तो इस कॉन्क्लेव का थीम भी यहाँ पर दिया हुआ है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरफ आपको डिटेल्स में मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। 2020 में इंडिया 7th लार्जेस्ट सर्विसेज एक्सपोर्टर था वर्ल्ड का। और आने वाले टाइम में जो है ये पोजीशन और इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि 2020 में हम 2019 के कंपैरिजन में हमने 2 पोजीशंस और जो है वो अप द लैडर जो है वो सिक्योर किया था। अब इंडिया में जो सर्विसेज सेक्टर है वो कौन कौन से जो है एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर, जैसे ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंसिंग, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है ये सारी सर्विसेज सेक्टर में आती हैं। और ये एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर आपको और भी आंकड़े दिए हैं कि मार्केट साइज़ कितना है, क्या हमने हमारा इंडेक्स में क्या परफॉर्मेंस आया है, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन आप सिर्फ एक आंकड़ा देखो आरबीआई का, कि सिर्फ जून 2021 जो अभी रिसेंटली जून गया है उसमें ही सिर्फ एक महीने के अंदर इंडिया ने 19.72 बिलियन डॉलर का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स किया है। और जो है इंपोर्ट्स हमारा उस टाइम पर 11.14 बिलियन रहा है। ठीक है। तो आप देखो कि कितना ज़्यादा, ऑलमोस्ट अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो 30 बिलियन डॉलर के आसपास का हमने सर्विसेज में ट्रेड किया है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हमारा इसमें आप देख रहे हो कि इस मंथ में भी इवन जो है हम ट्रेड सरप्लस में ही रहे हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है आईएनएस वेला। तो आईएनएस वेला एक प्रोजेक्ट 75, जो प्रोजेक्ट 75 हम फ्रांस के साथ मिलकर जो हमने बनाया है, उसके अंदर 6 सबमरीन्स बनानी थी। तो जो उसमें से 4th सबमरीन जो है वो रिसेंटली इंडियन नेवी को जो है वो डिलीवर की गई है। तो ये 4th नंबर की जो सबमरीन है इसका नाम है वेला। और ये कलवारी क्लास सबमरीन का ही एक पार्ट है। ठीक है। तो 6 जो सबमरीन है उसमें सबसे पहली जो सबमरीन थी वो आईएनएस कलवारी थी। तो उसी उसी जो सबसे पहली सबमरीन होती है उसी के नाम पर उस पूरी क्लास ऑफ सबमरीन्स को जाना जाता है। तो आईएनएस कलवारी जो है आपकी कलवारी क्लास सबमरीन्स का ही जो है ये आईएनएस वेला भी उसी का पार्ट है। और इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन डिलीवर इसको जो है अब इंडियन नेवी को अब किया गया है। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट 75 क्या था, रादर है, तो इसके अंदर क्या है कि 6 सबमरीन्स बनानी है स्कॉर्पियन डिज़ाइन की। ठीक है। स्कॉर्पियन डिज़ाइन मतलब आपका डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं ये। और ये स्कॉर्पियन डिज़ाइन जो है वो फ्रांस ने और एक स्पेनिश नेवल ग्रुप है, उन दोनों ने मिलकर इस स्कॉर्पियन डिज़ाइन को जो है वो बनाया है। और फ्रांस ने इंडिया के साथ 2005 में एग्रीमेंट किया था 3.75 बिलियन डॉलर का, कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और जो माजगांव डॉक लिमिटेड है वो ये 6 सबमरीन्स बनाएगा। तो उसमें जो 4th नंबर की सबमरीन है उसको अब रिसेंटली डिलीवर कर दिया गया है। ठीक है। अब इसमें बाकी जो है आईएनएस कलवारी ये सबसे पहली है, तो इसलिए हम जो पहली होती है उसके नाम से ही बाकी सारी उस सेम क्लास की सबमरीन्स को जानते हैं। तो ये कलवारी क्लास ऑफ सबमरीन्स में आईएनएस कलवारी, फिर खंदेरी, करांज, फिर ये 4th नंबर की आपकी वेला, फिर वागीर और वागशीर हैं। ठीक है। तो ये 6 टोटल सबमरीन्स बननी है। इसमें से ऑलमोस्ट बन ही गई हैं। अभी एक और रह गई, आई थिंक वागीर या वागशीर में से कोई एक, आई थिंक वागशीर रह गई है। ठीक है। तो अब जो है कलवारी क्लास में क्या होता है, अभी एक
जो आपकी सबसे पहली सबमरीन होती है उसी के नाम से जो है ये बाकी सारी सबमरीन्स भी जो है उसी क्लास की ये सबमरीन्स जो है वो मानी जाती हैं, ठीक है। अब याद रखो जो आईएनएस कलवारी थी, अब ये जितनी भी शिप्स जो ये सबमरीन्स बन रही हैं ना, ये ऑलरेडी इंडिया के पास पहले से थी, लेकिन इनको डीकमीशन कर दिया गया था। जैसे आईएनएस कलवारी जो है 1967 में हमको यूएसएसआर ने दी थी, और इसको बाद में क्योंकि बहुत पुरानी हो गई थी तो उसको डीकमीशन किया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट 75 है, ये इन्हीं सारी डीकमीशन जो पुरानी सबमरीन्स है उन्हीं का नाम हमने अब लिया है, और जो है उसी नाम को हम यूज़ जो है वो न्यू सबमरीन्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि ये पुरानी सबमरीन है, इसको हमने सिर्फ रेट्रोफिटिंग या रिपेयर किया है। न्यू सबमरीन है, नाम हमने पुरानी सबमरीन जो हमारी थी एक, उसका ही नाम दिया है कलवारी। ऐसे ही खंदेरी भी थी हमारे पास एक, करांच, और ये सारी सबमरीन्स का नाम जो है वो पहले जो है वो सबमरीन से लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली सबमरीन इंडिया के पास जो आई थी वो आईएनएस कलवारी थी। यूएसएसआर ने इंडिया को दी थी 1967 में, और वो फॉक्सट्रॉट क्लास, ठीक है, जैसे स्कॉर्पियन क्लास है ना, वैसे वो फॉक्सट्रॉट क्लास जो कि यूएसएसआर में जानी जाती है, फॉक्सट्रॉट क्लास ऑफ सबमरीन थी, ठीक है। अब नाम कैसे दिए जाते हैं, ये जो आपको कलवारी, खंदेरी, ये सब नाम कैसे दिए जाते हैं? मोस्टली क्या होता है कि जो भी सारी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये जो आईएनएस कलवारी सबसे पहले ये है ना इस पूरी क्लास में, तो क्योंकि क्या है कि कलवारी, खंदेरी, करांच, वेला, वागीर, वागशीर, इन सब का जो आपका डिज़ाइन है, पर्पज़ है, या डिस्प्लेसमेंट की जो इनकी कैपेबिलिटी है, वो सब सेम होने के कारण हम इसको क्या करते हैं, इन सारी सबमरीन्स को हम जो सबसे पहली सबमरीन होती है, या क्लास ऑफ शिप्स भी लगा सकते हो आप, उस क्लास ऑफ शिप्स के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहली जो है हमारी कलवारी है, तो इसी के नाम से इसीलिए हम इसको कहते हैं कलवारी क्लास ऑफ सबमरीन्स, ठीक है। अब जनरली जो ये पूरी क्लास होती है, सबसे फर्स्ट वेसल के नाम पर जो है वो रखी जाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम भी बताए हैं कि कलवारी का मतलब टाइगर शार्क होता है, वागीर का नाम सैंड फिश होता है, खंदेरी का नाम जो है वो इसका मीनिंग जो है वो एक आइलैंड फोर्ट है जो छत्रपति शिवाजी ने जो है वो बनाया था। तो ऐसे ऐसे अलग नाम रखे गए हैं, लेकिन हम सबसे पहला जो हमारा जो भी वेसल होता है उसके नाम से ही बाकी सारे वेसल्स को जानते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स भी देखते हैं इस सबमरीन के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये स्कॉर्पियन क्लास ऑफ सबमरीन्स है, जो कि असल में फ्रेंच नेवल ग्रुप ने स्पेनिश नेवल ग्रुप जो कि नेवेंशिया, उनके साथ मिलकर स्कॉर्पियन क्लास ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाई थी, और फिर इंडिया के साथ एग्रीमेंट करके 2005 से हम ये 6 जो है ये सबमरीन्स इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके हम जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम्स लगे हैं इसमें, ये न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं है, याद रखना, ये डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम्स लगे हैं इसके अंदर, और ये एंटी वॉरशिप, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग सब कुछ कर सकती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक हमने जो 2 हमारी ये टोटल 6 सबमरीन्स है, इसमें से 2 सबमरीन्स में हमने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी लगाया है, ठीक है। अब क्या होता है, जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं, तो इसलिए वो ना बहुत लंबे टाइम तक पानी के नीचे रह सकती हैं, क्योंकि उनको न्यूक्लियर फ्यूल मिलता जा रहा है, वो बहुत लंबे टाइम तक रह सकती हैं। लेकिन जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक पानी के नीचे नहीं रह सकती, उनको कुछ टाइम बाद ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो होती हैं, इसकी इस कमी को पूरा करने के लिए हमने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा दिया, ठीक है। इस सिस्टम के बाद से जो है जो नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो भी जो है वो पानी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक रह सकती है, चाहे मतलब कि उसको और सरफेस ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर जो है वो बार बार नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये कलवारी क्लास ऑफ सबमरीन्स है उसमें से 2 सबमरीन्स में तो ये एआईपी लग चुका है, और हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि डीआरडीओ जो है वो इंडिजिनस मॉडल पर भी रिसर्च कर रहा है, इस एआईपी मॉडल पर एक अपना हम इंडिया में भी एक ऐसा, अभी ये एआईपी तो हमने जो है फ्रांस ने हेल्प करके हमको जो 2 सबमरीन्स में लगा के दे दिया है, लेकिन डीआरडीओ चाह रहा है कि वो एक फ्यूल सेल बेस्ड अपना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी बना दे, ताकि वो अपनी जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है उनके अंदर वो इंस्टॉल कर सकें बिना हम इंपोर्ट किए इस सिस्टम को, ठीक है। अब इस सबमरीन्स की हमारे को सिग्निफिकेंस क्या है, तो इंडिया के पास ऑलरेडी जो 2 क्लास ऑफ सबमरीन जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड है, जैसी जो जिनका नाम है चक्र और अरिहंत, तो आपको पता ही है, ठीक है, कि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है, तो ये पानी के अंदर बहुत लंबे टाइम रह सकती हैं बिना सरफेस ऑक्सीजन जो है वो लिए, ठीक है। अब बाकी जो 14 सबमरीन्स हैं हमारे पास, वो कलवारी हैं, शिशुमार है और सिंधु घोष है, ठीक है। तो ये
कलवारी के अंदर 6 सबमरीन्स हैं, शिशु मार के अंदर कुछ सबमरीन्स हैं और सिंधु घोष के अंदर कुछ सबमरीन्स हैं। तो हम इनको सबसे पहली सबमरीन्स के नाम पे, जैसे मैंने आपको बताया कि कलवारी जो है वो सबसे पहली है, तो ऐसे शिशु मार जो इस क्लास की है जो सबसे पहली शिशु मार है तो इसके नाम से हम जानते हैं, और सिंधु घोष सबसे पहली है तो उसके नाम से हम उसकी क्लास की सबमरीन्स को जानते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनमें जो शिशु मार और सिंधु घोष है इनमें से ये पुरानी होने लगी हैं, तो इसलिए इंडिया को नवी सबमरीन्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। और अब डीजल इलेक्ट्रिक कैटेगरी जो है हमारे लिए सिर्फ इनफ नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए टारगेट सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, हमारे लिए टारगेट अब चाइना है। चाइना के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं और उसके पास जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है नेवल पावर की। तो इंडिया को भी जो है अब हम पुराने सिस्टम जो डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम पर हम डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि अब क्या होता है जो कैरियर बैटल ग्रुप्स क्या होता है कि आपकी नेवी जब जो है आपकी नेवी जब चलती है एक तरह से, जब सी में कोई भी एक अटैक करने के लिए या फिर इवन पावर दिखाने के लिए, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस दिखाने के लिए, तो उसमें बहुत सारे कुछ मिनिमम नंबर ऑफ शिप होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ सबमरीन होनी चाहिए, जो है इतने वेपन सिस्टम्स होने चाहिए। तो उसके हिसाब से जो है हमारे कैरियर बैटल ग्रुप्स डिसाइड होते हैं, मतलब कि एक बैटल ग्रुप में समझ लो 3 सबमरीन्स हों या एक सबमरीन हो, 3 शिप हों, 4 शिप हों, तो उसके हिसाब से जो अभी हमारे पास जितने नंबर ऑफ सबमरीन्स है वो हमारे पास कम है, हमें और सबमरीन्स की ज़रूरत है। तो हो सकता है, आपको पता होगा अभी रिसेंटली इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है कुछ बात चल रही है डिफेंस से रिलेटेड, तो आने वाले टाइम में, क्योंकि अब आपको पता है ऑकस, AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, इन्होंने जो है एक डील साइन कर ली है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देने के लिए। तो फ्रांस जो है वो थोड़ा आइसोलेटेड फील कर रहा है, क्योंकि वो उसको जो है ये डील का लॉस हुआ है, क्योंकि पहले ये डील जो है फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया ने करनी थी। तो इंडिया शायद जो है वो अब आने वाले टाइम में फ्रांस के साथ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स या फिर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली सबमरीन्स जो है वो अच्छे दाम पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट करके जो है वो प्रोक्योर कर सकता है, ठीक है। तो इंडिया को आने वाले टाइम में सबमरीन्स की ज़रूरत पड़ेगी अपनी फ्लीट को पूरा करने के लिए, अपने कैरियर बैटल ग्रुप्स को जो है वो उसका स्ट्रेटेजिक डेटरेंस जो है वो मेंटेन रखने के लिए। तो आने वाले टाइम में हम फ्रांस के साथ या इवन यूएस या यूके के साथ भी कर सकते हैं। तो ये हम आने वाले टाइम में हम देखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़। तो यूनेस्को जो है उसने श्रीनगर को यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़ में ऐड कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर आप इसका स्ट्रेटजिक आप इसकी सिग्निफिकेंस देखो तो यूएन की एक बॉडी श्रीनगर को एंडोर्स कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कश्मीर इशू में जो है एक यूएन की हमको जो है वो एक एंडोर्समेंट मिल रही है, ठीक है। तो कश्मीर जो है हम वाला पार्ट है जो हमारे जम्मू कश्मीर में, अगर यूएन उसमें किसी भी एक सिटी को एंडोर्स कर रहा है तो इंडिया की तरफ एक तरह से ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव एक मैसेज है, ठीक है। तो श्रीनगर को जो है क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स में डाला गया है, इस कैटेगरी में डाला गया है। तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़ में, उसमें से जो एक ये कैटेगरी है इसमें श्रीनगर को डाला गया है, ठीक है। तो अब 295 ऐसी वर्ल्ड में सिटीज़ हैं जिसमें जो है ये उसका एक नेटवर्क है। उसमें इंडिया जो में 5 सिटीज़ टोटल ऑलरेडी थी, जैसे मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर, और 6th इंडियन सिटी बनी है श्रीनगर, ठीक है। तो ये हमारा UCCN है क्या, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जो है 2004 में यूनेस्को ने इसको लॉन्च किया था, ताकि जो ऐसी सिटीज़ हैं जो कि बहुत क्रिएटिव हैं इनमें आपस में नेटवर्किंग की जा सके, इनमें कोऑपरेशन की जा सके। तो सिटीज़ को डिक्लेयर करता है यूनेस्को, फिर ये जैसे अब ये 295 हो गई ना अब सिटीज़ टोटल, ये आपस में कोऑपरेट करेंगी और ये अपनी अर्बनाइजेशन को जो है अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स को आपस में शेयर करेंगी कि हम अपनी क्रिएटिव इकोनॉमी को कैसे मेंटेन रख सकते हैं और हम जो है अर्बनाइजेशन भी हम परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को जो है इसको 7 फील्ड्स में डिक्लेयर करता है सिटीज़ को, ठीक है। तो क्राफ्ट, फोक आर्ट, मीडिया आर्ट्स, ऐसे बहुत सारी जो ये टोटल 7 कैटेगरीज हैं, उसमें से क्राफ्ट और फोक आर्ट जो है इन दोनों कैटेगरीज में श्रीनगर को जो है वो सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम। तो 17 साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया गया है इंडिया में स्वर्ण जयंती फेलोशिप्स के लिए, जो कि आपकी स्वर्ण जयंती फेलोशिप्स में क्या होता है कि आपको जो है जिन साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया जाता है उनको पूरी आज़ादी दी जाती है कि वो कहाँ पर जो फेलोशिप का खर्चा मिल रहा है उसको खर्च कहाँ पर करना चाहते हैं और किस वे में उसको खर्च करना चाहते हैं। ये पूरा आपके जो है रिसर्च पे जो है एक्सपेंडिचर का आपको फ्रीडम मिलता है जो भी साइंटिस्ट इसमें सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको लॉन्च कब किया गया था स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम को? 1997 में, जब इंडिया ने 50 साल ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे किए थे, तब इसको स्कीम को लॉन्च किया गया था, इस फेलोशिप स्कीम को, ठीक है। अब
इसमें होता क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो 25,000 रुपये पर मंथ देता है 5 साल तक ऐसे साइंटिस्ट को जो इसके लिए सिलेक्ट होते हैं, और उनको 5 लाख रुपये तक की ग्रांट भी दी जाती है, ठीक है। और फिर अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो है उनको इक्विपमेंट के लिए कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज़ या फिर नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल की जो है ग्रांट्स भी दी जाती हैं। उनको एक तरह से 5 साल के लिए गवर्नमेंट जो है वो फेलोशिप देती है कि वो जिस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं अपने आप वो डिसाइड करेंगे कि वो खर्चा कहाँ करेंगे, और अपने आप जो है वो रिसर्च करेंगे। 5 साल तक गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी इसमें, ठीक है। तो ऐसे अभी 17 साइंटिस्ट को इसमें सिलेक्ट किया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है डीबीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर यंग इनोवेटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस को मार्क करते हुए इस स्कीम को या इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ये कोशिश करेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार कॉलेज बनाया जाए। अब उससे क्या होगा कि जब हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार कॉलेज बन जाएगा तो आपस में सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी स्टार कॉलेज हैं वो आपस में नेटवर्किंग कर पाएंगे, एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे, हैंड होल्ड कर पाएंगे, वर्कशॉप्स अरेंज होंगी, मीटिंग्स होंगी हर महीने, ठीक है। फिर एक दूसरे से जब वो कोऑपरेशन करेंगे तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्टार कॉलेजेस बनेंगे इनकी जो है क्वालिटी और इनकी जो है स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये एक तरह से अंडर ग्रेजुएट साइंस कोर्सेज में इंप्रूवमेंट के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है कि कंट्री में जो साइंस कोर्सेज में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनको हम इंप्रूव कर सकें। तो ऐसे स्टार कॉलेजेस हम कंट्री वाइड जो है हर डिस्ट्रिक्ट में कर खोल दें, तो जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके ये अपनी जो है परफॉर्मेंस और अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सब कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। तो आपकी जो है अभी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स को लॉन्च किया गया है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा। अब इसके अंदर, अब ड्रग का मतलब ये वो ड्रग्स नहीं जो आप सोच रहे हो, ये ड्रग का मतलब मेडिसिन वाले ड्रग है, ठीक है। तो अब इसमें नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्चुगल, यूके और ऑस्ट्रेलिया को कहा गया है कि ये सबसे अच्छी कंट्रीज़ हैं इस मामले में कि उनकी ड्रग पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है। सबसे लोएस्ट कंट्रीज़ को रैंक किया गया है ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या और मैक्सिको। इंडिया को इसमें 18th रैंक दिया गया है, टोटल 30 कंट्रीज़ को इसमें रैंक किया गया है, ठीक है। अब ये इंडेक्स क्या बता रहा है कि इस किस हिसाब से रैंकिंग दे रहा है कि 75 इंडिकेटर्स हैं, और जिस कंट्री में कैसी ड्रग पॉलिसी है, कैसा कितना लोगों के पास मेडिसिन का एक्सेस है, उसके बेसिस पर उनकी रैंकिंग की गई है, ठीक है। तो 5 ब्रॉड डायमेंशंस हैं ड्रग पॉलिसी के, जैसे क्रिमिनल जस्टिस, एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज, हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन। ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है फ्रीडम ऑफ एयर। तो अभी आपको पता है कि शारजा और श्रीनगर के बीच में एक फ़्लाइट शुरू हुई है जिसको पाकिस्तान ने परमिशन देने से मना कर दिया है कि वो अपनी एयर स्पेस जो है वो इस फ़्लाइट को यूज़ नहीं करने देगा, क्योंकि वो कश्मीर इशू की वजह से नाराज़ है, या और वो ये इस चीज़ से भी नाराज़ है कि यूएई जो है वो फ़्लाइट क्यों जो है वो ओपन कर रहा है श्रीनगर के साथ, ठीक है। तो अब क्या ये शिकागो कन्वेंशन की वायलेशन है या नहीं है वो हम देखते हैं, ठीक है। शिकागो कन्वेंशन क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन एक जो है कन्वेंशन है जिसमें कि कमर्शियल एविएशन राइट्स दिए जाते हैं आपस की कंट्रीज़ में कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ़्लाइट्स जो आपकी जाती हैं, तो वो किस कन्वेंशन पर बेस्ड है, शिकागो कन्वेंशन पर, ठीक है। तो अब क्या इस कन्वेंशन की वायलेशन कर रहा है पाकिस्तान या नहीं कर रहा है, तो हम देखते हैं। तो फर्स्ट, इसमें ना बहुत सारी फ्रीडम्स है, जैसे फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर, सेकेंड, थर्ड। अब इसमें 5th और 6th भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे, और फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर को हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर ये कहती है कि एक एयरलाइन जो कि एक कंट्री से फ्लाई हुई और सेकंड कंट्री में जा रही, सेकंड कंट्री की तरफ फ्लाई हुई और थर्ड कंट्री में लैंड होगी, तो उसको उस फ्लाइट को जो है वो फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर जो है वो डील करती है। अब जैसे इस केस में देखो कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है, इंडिया, ठीक है। इंडिया से ये जो है वो फ्लाइट जो है वो शुरू हो रही है। सेकंड कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है कि एयर स्पेस को यूज़ कर रही है वो। थर्ड कंट्री कौन सी बनेगी, यूएई, शारजा, ठीक है, वहाँ पर लैंड होनी है। तो जो इंडिया से फर्स्ट कंट्री से फ्लाइट शुरू हुई, सेकंड कंट्री पाकिस्तान और थर्ड कंट्री जहाँ पर फ्लाइट लैंड होनी है, उस केस में जो है फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर जो है वो एप्लीकेबल होती है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो परमिशन नहीं दे रहा है, तो एक तरह से वो इस फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर को वायलेट कर रहा है। तो क्या इसको वो वायलेट कर सकता है, क्या अलाउड है, क्या ये जो है ये चीज़ अलाउ की जा सकती है शिकागो कन्वेंशन के मुताबिक। तो एक्चुअली क्या है, जितने ये कन्वेंशन में जो
ये फ्रीडम्स हैं, ये सारी जो है कन्वेंशन कैसे डील करता है, मल्टीलेटरल या बायलैटरल ट्रीटीज से, ठीक है। तो इसमें बाकी कंट्रीज जो है पाकिस्तान को कुछ नहीं कह सकती। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल ट्रीटी है इससे रिलेटेड, या पाकिस्तान और यूएई में, या इंडिया और जो है हम तीनों में अगर या तो ये ट्रीटी होती, उसी बेसिस पर जो है हम पाकिस्तान को पुश कर सकते थे कि आप इस राइट का वायलेशन कर रहे हो। बट एग्जिस्टेंस अगर इस ट्रीटी की ऐसी कोई नहीं है, या उसके अंदर ऐसा कुछ प्रोविजन है या नहीं है, तो वो इस प्रोविजन को वायलेट कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर को वायलेट कर सकता है, ठीक है। बहुत ही कम चांस है, ऐसा ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई ट्रीटी अवेलेबल होगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि हम एक दूसरे को जो है वो फ्रीडम ऑफ एयर देंगे हर सर्कमस्टांस में। अगर हमारे, अब जैसे पाकिस्तान से समझ लो बांग्लादेश को ही जो है वो फ्लाइट जाना चाहती हो, तो बीच में उसको इंडिया रोक सकता है या नहीं रोक सकता है, उसके लिए भी ट्रीटी में प्रोविजंस अगर एग्जिस्ट करते होंगे तो ही वो सिर्फ पॉसिबल है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि फिफ्थ और सिक्स्थ फ्रीडम ऑफ एयर क्या है, ठीक है। अब फिफ्थ फ्रीडम ऑफ एयर है जिसमें दो फॉरेन कंट्रीज के बीच में जो है वो फ्लाइट जो है की जो है परमिशन है उसको वो डील करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे समझ लो आपकी कंट्री से ही या तो जो फ्लाइट है या तो वो ओरिजिनेट होनी चाहिए, और या फिर जो है वो एंड होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब दो फॉरेन कंट्रीज में इंडिया से कोई फ्लाइट निकले और वो दो फॉरेन कंट्रीज को कवर करती हुई जाए, लेकिन या तो वो ओरिजिनेट इंडिया से हो या फिर वो एंड इंडिया में हो, ठीक है। मतलब कि समझ लो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि यूएई से फ्लाइट निकली, वो पाकिस्तान से होती हुई आई और इंडिया में लैंड हो गई, ठीक है। तो उसको भी फिफ्थ फ्रीडम ऑफ एयर डील करेगा। या फिर इंडिया से कोई फ्लाइट जो है वो ओरिजिनेट हुई और वो पाकिस्तान में गई और उसके बाद यूएई में गई, तो वो भी जो है फिफ्थ फ्रीडम ऑफ एयर उसको डील करेगा। सिक्स्थ फ्रीडम ऑफ एयर जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है कि एक फॉरेन कंट्री से दूसरी फॉरेन कंट्री में जो है वो जाने का की जो फ्लाइट होती है। जैसे अब समझ लो, अब एग्जाम्पल लेते हैं कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में से कोई फ्लाइट जो है, पाकिस्तान की एक फ्लाइट जो है वो यूएई से इंडिया आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे कोई फ्लाइट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है मुझे नहीं पता, बट हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान की कोई फ्लाइट, समझ लो पाकिस्तान एयरलाइंस की कोई फ्लाइट यूएई से इंडिया आ रही है, बीच में वो नॉन टेक्निकल रीजन के लिए चाहे बीच में पाकिस्तान में रुकेगी, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे सिक्स्थ फ्रीडम ऑफ एयर। मतलब कि एक्चुअली में उसका ओरिजिन या फिर डेस्टिनेशन पाकिस्तान नहीं है, वो दोनों ही उसकी फॉरेन कंट्री है। मतलब ओरिजिनेट भी वो यूएई से ही हो रही है और जो है एंड भी वो इंडिया में हो रही है, मतलब पाकिस्तान दोनों ही में इसमें नहीं आ रहा है, तो उसको सिक्स्थ फ्रीडम ऑफ एयर जो है वो डील करेगा, ठीक है। अब इसमें सिर्फ वो नॉन टेक्निकल रीजंस के लिए बीच में रुक रहा है, शायद फ्यूलिंग के लिए रुक रहा है या फिर जो है लोगों को बिठाने के लिए उतारने के लिए रुक रहा है, लेकिन वो उसकी सोर्स या जो है वो डेस्टिनेशन कंट्री नहीं है, उसको हम सिक्स्थ फ्रीडम ऑफ एयर में डालते हैं, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Global Services Conclave 2021. So while addressing the Global Services Conclave, the Union Minister of Commerce and Industry has given some facts related to India's services sector. So he has said that India's services sector employs almost 2.6 crore people. So almost it is almost about this services sector contributes to almost about 40% of India's global exports, and we have a trade surplus in services sector. Between the years of 2021, India has received all the FDI that India has received. 53% of these FDI inflows were in the services sector. So in 2020, India became the seventh largest services exporter in the world. So there are several activities in our services sector like trade, hotel, restaurants, storage and communication, transportation, financing, insurance, etc. So all these are part of India's services sector. Okay, so there is also another important fact which RBI has given. So RBI has said that in this month of June 2021, India's services exports were 19.72 billion, while imports were 11.14 billion. So what does it mean? So it means that in just 1 month of June 2021, India had almost $30 billion worth of services trade. Okay, so of course we have a trade surplus in this services sector. So that's why the importance of services sector is very
crucial for our economy. Okay, so now let us see the next topic, which is INS Vela. So the fourth submarine of Project 75 was recently delivered to the Indian Navy. So this is the fourth submarine of the out of six submarines which have to be delivered to Indian Navy by the Mazgaon Dock Limited. So what is this Project 75? So this Project 75 includes construction of six Scorpion class submarines. So this Project 75 was signed between India and France in 2005, and according to this deal, French naval group would transfer technology to Mazagon Dock Limited, and this Mazagon Dock Limited would construct six Scorpion class submarines in India. This INS Vela is the fourth amongst these six Kalvari class submarines. So why this Kalvari class? Because the first ship is Kalvari. So all these ships which have the same make, design, or displacement capabilities, we know all of these kind of ships with the name of the first ship. Okay, that's why we call it Kalvari class submarines. Okay, so just imagine if this INS Karanj was the first ship, then we would call all these ships Karanj class of submarines. But in this case, Kalvari is the first ship. That's why we call all these submarines as Kalvari class submarines. Okay, so this Vela is the fourth in this Kalvari class submarines, and all these submarines, Kalvari, Khanderi, Karanj, they were earlier present in India, but they were decommissioned because they became too old. After that, when in 2005 we signed this agreement, we decided that we would name all these new six submarines based upon the names of these decommissioned submarines which we were possessing earlier. Okay, so there is another important fact that INS Kalvari is the first submarine that India received in the year 1967 from USSR. Okay, so how is a vessel or any naval vessel like a submarine ship or any warship is named? So all these vessels are named according to the first vessel in the category. Okay, so all these ships or all these submarines, these Kalvari, Khanderi, all these have these same make, purpose, and displacement. That's why we know all these submarines with the name of first submarine. Okay, so there are some technical details also. So these Scorpion class of submarines were originally designed and developed by French naval group in association with the Spanish state-owned company Navantia, and these are basically diesel electric transmission systems, so which is the old system basically, and these are very capable in anti-warship and anti-submarine operations, apart from of course the intelligence gathering and surveillance requirements. But there is another factor which is involved now. So these submarines may be having diesel electric transmission systems, but two of these Kalvari class submarines have been retrofitted with this air independent propulsion system. So that so what is this air independent propulsion system? So just know that these diesel electric transmission submarines, they have to come up after some time to have surface oxygen, as compared to nuclear class submarines which can remain underwater for a very long time. So to overcome this barrier of diesel electric submarines, what we do is we install this air independent propulsion system, which allows these diesel electric submarines to remain underground or rather underwater for a very long time. Okay, so two of these Kalvari class submarines have been installed with this air independent propulsion system, and DRDO is even envisaging that it will create a fuel cell based indigenous air independent propulsion system, so that Indian naval submarines can be installed with this AIP, so that this shortcoming of diesel electric transmission submarines they cannot remain underwater for a long time, it can be overcome. Okay, so the strategic significance of these submarines is that currently, India has one submarine each in Chakra and Arihant. These both of them. They are just one submarines, and these both are nuclear powered submarines. So
Currently, India has two nuclear powered submarines, and 14 submarines belong to this diesel electric category. So, Kalvari class of submarines, they have six submarines like that. There are Shishumar and Sindhu Ghosh also, but these Shishumar and Sindhu Ghosh are becoming old, and they have to be decommissioned in the next few years. That's why we want to procure more and more submarines, so that we can enhance the strategic deterrence of our carrier battle groups. So these carrier battle groups are basically groups of Indian Navy, in which they have some minimum requirement that such and such number of ships must be there, such and such numbers of submarines must be there, so that these carrier battle groups can maintain their strategic deterrence. Okay, so currently we have less number of submarines, so we require more number of submarines, so that this carrier battle groups must be may be armed sufficiently. That's why we are looking forward to exploring or procuring the technology to build this nuclear powered as well as AIP dependent diesel electric submarines in the country. Okay, so now let us see the next topic, which is UNESCO network of creative cities. So you already know that Srinagar has been selected by UNESCO network of creative cities, and it has been designated as the creative city of craft and folk arts. So it is, Srinagar is not the first city from India to be selected. We already have Mumbai, Chennai, Hyderabad, Varanasi, and Jaipur in this list. So currently there are total 295 creative cities across the world. So this is basically a program of UNESCO which was launched in 2004, so as to enhance cooperation among these cities which have been recognized by UNESCO based upon the creativity criteria. And after these cities are recognized, they can cooperate with each other, they can network with each other, so as to develop their urban development plans. Okay, so these cities are selected in seven fields, which are these craft, folk art, media arts, etc. All these seven fields are there. Srinagar has been selected in two of these fields, like this craft and folk art, and India has other cities which have been selected out of these seven fields, like Mumbai was selected in the film category. Similarly, Chennai and Varanasi were selected for the music category. Okay, so now let us see the next topic, which is Swarna Jayanti Fellowship Scheme. So recently, 17 scientists have been selected by the government or the Department of Science and Technology for the Swarna Jayanti fellowships. So this Swarna Jayanti fellowships allows the selected scientists to pursue independent research and they have a freedom to use the fellowship money or fellowship resources as they require or as they need to spend. Okay, so they have the freedom to spend these resources in whatever field they would like to do. Okay, of course this field must be limited to their research, of course, and they cannot spend it for their personal expenditure. So this Swarna Jayanti fellowship scheme was actually started in 1997 to mark the 50th year of India's independence. And under this scheme, the Department of Science and Technology provides 25,000 per month support to these scientists for 5 years, and they are also given a grant of 5 lakh rupees for 5 years, so that they can take their equipment, they can take their computational facilities, so they have the freedom to spend these resources as they would like to spend. Okay, so basically it is given for their research purposes. They have the freedom to spend the resources according to the needs, and they are given this money, 25,000 per month for 5 years. Okay, so now let us see the next topic, which is DBT Star College Mentorship Program. So Union Minister of State for Science and Technology has launched this DBT Star College Mentorship Program, which envisages creating a star college in every district. So once this star college will be created in or set up in every district of the country by with the help of Department of Biotechnology, all these star colleges in every district will cooperate, and they will network with each other, they will handhold each other, and they will of course use these outreach programs like workshops, meetings, etc. So once every district will have such a star college, it will help
all these star colleges to cooperate with each other, and with this cooperation they would be able to raise the standards of all these colleges, and we would be having a good quality network of uh, colleges, star colleges in every district of the country. Okay, so this is basically a mission through which undergraduate science courses in the country has to be strengthened, and Department of Biotechnology is going to implement this particular program. Okay, so now let us see the next topic, which is Global Drug Policy Index. So this Global Drug Policy Index has been released by Harm Reduction Consortium, and they have ranked Norway, New Zealand, Portugal, UK, and Australia as the best countries who have the health driven drug policies. So in this case, drug is basically medicine mostly. Okay, and these countries, Brazil, Uganda, Indonesia, Kenya, and Mexico, they are the worst performers. It is This index is basically ranking 30 countries. India has secured the 18th rank in this index. So it is basically an analysis of drug policies of these countries and how these countries implement the drug policies. It is composed of 75 indicators which have these five broad dimensions, and based upon that they rank these countries as to how how inclusive or how much access people have to the drugs, and how these countries implement the policy so that people can have the drugs. How is the criminal justice system? So basically these are the five categories or criterias based upon which this index has been prepared. So now let us see the next topic, which is freedom of air. So you know that Pakistan has recently denied the permission to this Go First flight, which was to be started between Srinagar and Sharjah, and some people are saying that Pakistan has violated the provisions of Chicago Convention of 1944, which is also known as the International Civil Aviation Convention of 1944. So, according to the convention's first freedom of air, so there are six freedoms of air. According to the first freedom of air, an airline of one country which is flying over the second country to land in the third country must be allowed the to use the airspace by this second country. So like in case of this Go First flight, the first country is India. Okay, so the flight is originating from Srinagar, that is it, from India. So India becomes the first country, and the second country, which is Pakistan, whose airspace we are going to use, this becomes the second country. So Pakistan has to provide us the passage or safe passage, or Pakistan has to provide us the right to use its airspace, so that we can land in the third country, that is the destination country, which is UAE, or rather Sharjah. Okay, so the destination is Sharjah, that is a part of UAE. So UAE is the third country, but Pakistan is violating it. Pakistan is not allowing it to use this airspace, and Pakistan is the second country. So can Pakistan be punished, or is Pakistan violating any rules? So actually what happens here is that this Chicago Convention does not have a blanket rule or a big agreement. It is this all these Chicago Convention agreements are basically dependent upon bilateral or multilateral treaties that countries enter with each other, and it would depend if any such treaty exists between India and Pakistan, in which the airspace use permission for a third country can be accorded. Okay, so that would depend upon this particular treaty. And even if Pakistan violates that treaty, we would not be able to punish that. What maximum we can do, we can also reciprocate. We can also disallow Pakistan to use our airspace in that case. So there is no such this there is anarchy in this international system, so we cannot punish Pakistan for this particular case. Okay, so we are going to study about the fifth and sixth freedom of air also, because these two freedoms have also been in news. So this fifth freedom of air says that uh, there is right to fly between two foreign countries, and the flight must be originating or ending in one's own country. So like this case, India's a flight which is originating from India, it has the freedom to operate between two countries, like
a flight started from an Indian flight, let's say Air India. Air India's flight started from India, and it can go from Pakistan to UAE. These two countries, it has the freedom to fly over these two countries. But in this case, in this fifth freedom of air, the flight has to either originate from from own country or the source country, or the destination must be must be the source country. So in this case, a flight, Air India flight starting from India and flying to Pakistan and then to UAE. In this case, fifth freedom of air is applying, and reverse also. If a flight is if a flight is originating from, let's say, Dubai, and that is UAE, and it is flying above Pakistan, and it is landing in India. This is a Air India flight. In that case, also fifth freedom of air would apply, because the destination is India. In the sixth freedom of air, the rule of destination or origin does not apply. So if an Air India flight starts from, let's say, Dubai, and it has to go to China, it will enjoy the sixth freedom of air, because the flight is originating from Dubai or UAE, and it is going to China. But in this case, there is just one clause in that, this flight has to land in India in between, for non-technical reasons, like for let's say fueling, or passengers, or anything like that. It has to land just for non-technical reasons. And if a flight, it does not have to be this India does not have to be the source or destination country. In that case, the sixth freedom of air would apply. Okay, so there is hardly a chance that UPSC is going to ask you about this fifth freedom of air or sixth freedom of air in particular, because that would be a very specific topic. But, like, that we can never predict UPSC. It has a freedom, it has its own freedom, and it can exercise that freedom to surprise us. That's why we have covered these two topics also. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.